Hi everyone, welcome to Vivek Tutorials. In the last video, we had started with the first chapter, that is gravitation. In this video, we are starting with the topic Kepler's laws. Kepler's laws के लिए जो basic चाहिए था, that the shape of ellipse क्या होता है, ellipse में क्या दो points हमने focus, अगर दो है तो of course foci बोलते हैं, वो हमने already discuss किया था. तो अभी हम Kepler's law start करते हैं. जो साइंटिस्ट थे योहानेस केपलर, इनको ये कैसे क्लिक हुआ कि ये तीन लॉज पुट फोर्थ करना है. जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उनके पहले तक जितने भी प्लानिटरी ऑब्जर्वेशंस किए जा रहे थे सब नेकेड आई से थे. मतलब उस टाइम पे कोई टेलीस्कोप या फिर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी. फिर गैलीलियो के बाद से काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने लगा, बहुत सारे डेटा कलेक्ट होने लगे. वो डेटा की मदद से जो साइंटिस्ट थे केपलर, इन्होंने तीन लॉज पुट फोर्थ किए. ठीक है, इन्होंने प्लैनेट के पोजीशंस को ऑब्जर्व किया एंड देन ही गेव थ्री लॉज व्हिच वर ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एन एलिप्स. एलिप्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, तो भी केपलर्स लॉज पढ़ते हैं ना. केपलर्स लॉज में हम पहला पढ़ रहे फर्स्ट लॉ. ये है एक एलिप्स, ठीक है, और यहां पे मैं सपोज एक फोकस मार्क कर देता हूं एंड दूसरा फोकस यहां पे है, तो आई विल मार्क हियर. चलेगा, F1 F2 या F1 F2 डजंट मैटर. सपोज मैं F1 ले लेता हूं, इसको F2 ले लेता हूं. ठीक है. नाउ केपलर के तीन लॉज में से जो पहला लॉ है, इट स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. अब जो प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो सर्कुलर मोशन नहीं है. मतलब इफ दिस इज द सन, तो प्लैनेट्स इसे सर्कल नहीं फॉर्म करते हैं, बल्कि वो एलिप्स के तरीके से मूव करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉज इज द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई. मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं. दे फॉर्म एन एलिप्स जिसमें सन होता है एक फोकाई पे. ठीक है. तो आई कैन प्लेस सन एट F1 और F2, फर्क नहीं पड़ता है, किसी में भी प्लेस कर सकते हैं. तो सपोज आई एम प्लेसिंग सन एट F2, तो मैं यहां पे हटा देता हूं एंड व्हाट आई डू इज मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं सन. ठीक है. सो दिस इज द सन एट वन फोकाई. तो ये पहला फोकाई यहां, दूसरा तो कहीं पर भी. तो द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स. मतलब जो प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं, उनका जो ऑर्बिट है वो सर्कल नहीं है, वो एलिप्स है. और उस एलिप्स में जो सन होता है वो एक फोकाई पे है. यहां पर अज्यूम कर सकते हैं, यहां पर दोनों भी चलेगा. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट लॉ. देन तो दिस इज रिलेटेड टू एलिप्स. सेकेंड, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब है सपोज प्लैनेट यहां पर है एट पॉइंट ए. ठीक है. और टाइम टी के बाद हमने कोई भी एक टाइम लिया, टाइम टी के बाद वो प्लैनेट सपोज आ गया बी पे. ठीक है. पहले प्लैनेट यहां पे था, टाइम टी के बाद प्लैनेट घूम के आ गया बी पे. तो अभी क्या करना है, सन से इन लाइन को ज्वाइन करना है. ठीक है. जितना एरिया ये ट्रेस हुआ है, दिस एरिया, ठीक है, ये ध्यान में रखना है. दिस एरिया इज ए एस बी. तो ए एस बी, तो सन का पॉइंट हम एस ले रहे हैं. आई राइट एरिया ए एस बी. ठीक है. और फिर एक और दूसरा पोजीशन कंसिडर कर लेते हैं प्लैनेट का. सपोज प्लैनेट है यहां पे एट पॉइंट सी. सेम टाइम के बाद, आफ्टर सेम टाइम टी, प्लैनेट आ गया यहां पे सपोज डी. ठीक है. सो हम इसको ज्वाइन करेंगे, सी को भी ज्वाइन करो और इसको भी ज्वाइन करो. तो ये जो एरिया है, ये एरिया और ये वाला एरिया दोनों इक्वल ही रहेगा. दिस इज एरिया, आई विल राइट सी एस डी. ठीक है. मतलब वो लाइन जो प्लैनेट्स को और सन को ज्वाइन करता है, वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेगा. स्वीप करना मतलब कवर करना. तो अगर प्लैनेट पहले यहां पर है ए से, टाइम टी के बाद अगर उसने इतना एरिया कवर किया, ये शेडेड एरिया, तो उसके बाद जब हमने दूसरा पोजीशन कंसिडर किया प्लैनेट का, तो प्लैनेट यहां से यहां तक आ गया, तो ये एरिया कंसिडर किया, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे. दिस इज द सेकंड लॉ. द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज, कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम सेम लेना है. तो अगर सपोज प्लैनेट एक घंटे में यहां से यहां आया, इतना एरिया कवर किया, तो प्लैनेट एक घंटे में यहां से आया, इतना एरिया कवर किया, ये दोनों एरिया इक्वल रहेगा. या एक और अगर पॉइंट लेते, सपोज आई टेक दिस पॉइंट ई, और टाइम टी के बाद, सेम टाइम के बाद यहां पे आ गया. ठीक है. तो मैं इनको भी ज्वाइन करूंगा ऐसे.
ये एरिया भी जो रहेगा वो भी इक्वल रहेगा, ठीक है। सो इवन दिस एरिया ESF विल बी इक्वल टू दीज टू एरियाज। तो द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर करेगा, ये सेकंड लॉ है रिलेटेड टू एरियाज, ठीक है। एंड द थर्ड इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट। टाइम पीरियड का मतलब एक प्लैनेट को सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम जाता है वो, ठीक है। तो बीच में सन है, बीच में इनफैक्ट मतलब फोकस पे, और प्लैनेट को एक राउंड कंप्लीट करने को जितना टाइम जाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। सो द थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, तो टाइम पीरियड को हम लेते हैं टी, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, तो जो टाइम पीरियड है प्लैनेट का सन के अराउंड एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये सिंबल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस मतलब एवरेज डिस्टेंस। अब एवरेज क्यों? बिकॉज प्लैनेट का डिस्टेंस सन से हमेशा सेम नहीं है। अगर सपोज प्लैनेट एफ पर है तो डिस्टेंस ज्यादा है, डी पे है तो कम है, सी पे तो और कम है, बी पे तो कम है, फिर यहां रहेगा तो सबसे कम रहेगा। तो जो प्लैनेट का डिस्टेंस है सन से वो हमेशा थ्रू आउट दैट एलिप्टिकल ऑर्बिट सेम नहीं है, तो इसलिए हमको उसका एवरेज या मीन डिस्टेंस लेना है, ठीक है। सो द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। तो मीन डिस्टेंस को मैंने ले लिया r और उसका क्यूब, ये r है, ये सारे डिस्टेंसेस का मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू, तो ये डिस्टेंस प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो सबका एवरेज निकाल के हमने वैल्यू लिया है r और उसके क्यूब पर। मतलब ये जो रेडियस है, ठीक है, जब मीन डिस्टेंस है, जो हम रेडियस बोल रहे हैं, रेडियस नहीं बोलना चाहिए बिकॉज ये सर्कल नहीं है, तो मीन डिस्टेंस ही बोलता हूं मैं। तो ये मीन डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये सन है तो मर्क्यूरी बहुत पास में होगा, तो मर्क्यूरी का एलिप्स छोटा रहेगा ऐसे कुछ, वीनस का इससे थोड़ा बड़ा रहेगा तो काइंड ऑफ एलिप्स ऐसा रहेगा, ये अर्थ का हो गया। फिर मार्स का इससे भी बड़ा रहेगा तो और ज्यादा बड़ा बनेगा ऐसे। तो जितना ज्यादा मीन डिस्टेंस रहेगा उतना टाइम पीरियड भी ज्यादा लगेगा। मतलब प्लैनेट सन से जितना ज्यादा दूर है उनको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। सो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर आर ज्यादा है तो टी भी ज्यादा रहेगा, अगर आर कम है तो टी भी कम रहेगा। सेम तरीके से रिलेटेड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब वेयर टी इज द टाइम पीरियड, मतलब जो एक टाइम, इनफैक्ट एक रिवोल्यूशन करने को जितना टाइम जाता है वो, एंड आर इज द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट एंड द सन। मीन डिस्टेंस इसलिए लिया बिकॉज एलिप्स में डिस्टेंस हमेशा सन और प्लैनेट के बीच में सेम नहीं होता है, तो सबका एवरेज वैल्यू लेना है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर, जब हम कभी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल रूल, ये याद ही रखना है। जब कभी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं और इक्वल टू लिखते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करना पड़ता है। दिस इज द रूल ऑफ फिजिक्स हो, मैथ्स हो, केमिस्ट्री, व्हाटएवर यू आर स्टडिंग, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब कभी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं ना, प्रोपोर्शनल साइन मतलब इट डिपेंड्स ऑन, बट हमको फॉर्मूला में प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं चाहिए होता है, इक्वल टू साइन चाहिए होता है। तो जब कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, इक्वल टू यूज करेंगे, वी नीड टू मेक यूज ऑफ अ कांस्टेंट। तो सपोज मैंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वल टू लिखा और एक कांस्टेंट यूज किया k, और ये r क्यूब वैसे ही है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू डाला, बट इक्वल टू डालने पर हमको कांस्टेंट भी यूज करना पड़ेगा, बिना कांस्टेंट के हम इक्वल टू नहीं डाल सकते, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, r क्यूब को नीचे ले लेता हूं, टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू, ये k कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो अभी मैं क्या करता हूं, k नहीं लिखता हूं, कांस्टेंट लिखता हूं पहले, ठीक है, कांस्टेंट, और ये है r क्यूब। इस कांस्टेंट को अभी हम k लिख देंगे, तो r क्यूब को मैंने नीचे ले लिया, टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब नीचे आ गया, तो यहां बचा सिर्फ कांस्टेंट, तो आई कैन राइट टी स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल्स टू k। मतलब उस प्लैनेट का टाइम पीरियड को स्क्वायर करेंगे और उसके मीन डिस्टेंस का क्यूब लेके जब डिवाइड करेंगे तो सारे प्लैनेट्स के लिए सेम आएगा वो वैल्यू। मतलब टाइम पीरियड एक प्लैनेट का अपॉन उसका मीन डिस्टेंस, ये वैल्यू। वैसे ही कोई और प्लैनेट का भी लोगे तो जो रेशियो आएगा, मतलब डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, दैट इज के। तो अभी याद रखना है टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू के। तो व्हाट आई डू, आई राइट हियर टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, ठीक है। तो ये था केपलर्स लॉज। ये तीनों लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो ये याद रखना है। और ये जो तीनों लॉ केपलर ने दिया था वो उन्होंने प्लैनेटरी पोजीशंस, मतलब जो पोजीशंस होते हैं प्लैनेट के,
उनको देख के ये तीनों लॉ दिए थे, वो ये बता नहीं पाए कि ये प्लैनेट्स ऐसे लॉज फॉलो करते क्यों हैं. ही हैड नो रियल एक्सप्लेनेशन टू इट. ही जस्ट पुट फॉर दिस ऑन द बेसिस ऑफ कि प्लैनेट का पोजीशन कैसा है. अब न्यूटन ने ये केपलर्स लॉज पढ़ा, ठीक है, और ये डेटा में से उन्होंने अपना एक नया लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पुट फोर्थ किया. तो वो हम पढ़ते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. ठीक है. नाउ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज, यूनिवर्स में हर पार्टिकल, हर बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल है, जितने भी बॉडी हैं, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मतलब ऑफ कोर्स मैं फैन को अट्रैक्ट करूंगा, फैन चेयर को अट्रैक्ट करेगा, चेयर टेबल को अट्रैक्ट करेगा, टेबल पेन को अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग. बट वी डोंट गेट टू सी दैट स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स. वो ऐसा क्यों होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं. तो न्यूटन ने जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पुट फोर्थ किया, उसके हिसाब से ही सेड एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स. तो यूनिवर्स में हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ, जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. अब इसका क्या मतलब है? सपोज मैं दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, ये ऑब्जेक्ट 1 एंड सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट 2. इसका मास को मैं ले लेता हूं m1, इसके मास को लेता हूं m2. इनके सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है उसको सपोज आई टेक d. ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है d. नाउ व्हाट डिड न्यूटन पुट फोर्थ? उन्होंने कहा कि हर एक बॉडी हर दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करता है. मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स. ठीक है, तो ये वाला फोर्स सपोज हम मान लेते हैं दिस इज F1 अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा F2. अभी जो फोर्स है इनके बीच में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है दोनों के बीच में, तो मैं इसको लिखता हूं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. F इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. तो ये दोनों के मास को मल्टीप्लाई करना है, तो आई राइट m1 into m2. ठीक है, मतलब ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो अभी फिलहाल F1 F2 लिख सकते हैं, बट हम फॉर्मूला में जो लिख रहे हैं हम एक ही F रहने देते हैं. ठीक है, दोनों ही फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, बट हम फोर्स F का वैल्यू लिख रहे हैं. नाउ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के मास को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा वैल्यू आएगा उतना ज्यादा फोर्स का वैल्यू रहेगा. मतलब अगर ये दोनों के मास का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है तो कुछ वैल्यू रहेगा फोर्स का. अगर सपोज 1000 आ रहा है तो फोर्स का वैल्यू और ज्यादा रहेगा. 10,000 आ रहा है तो फोर्स का वैल्यू और ज्यादा होगा. तो दोनों का प्रोडक्ट जब हम दोनों के मास को मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा फोर्स का वैल्यू भी रहेगा. नाउ जस्ट इमेजिन, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें अर्थ और मेरे बीच में, ठीक है, तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा होता है. इट इज अराउंड 6 into 10⁻²4. अर्थ का मास इतना होता है 6 into 10⁻²4 kg. 6 into 10⁻²4 का मतलब है 6 के आगे 24 जीरोस लगाने हैं, उतना है अर्थ का मास. मेरा मास मान लेते हैं, ठीक है, सपोज इट इज 60 kg. तो 6 into 10⁻²4 into 60 करेंगे, इनके प्रोडक्ट के हिसाब से कुछ फोर्स का वैल्यू आएगा. अब फाइंड करते हैं मेरे और चौक के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स. मेरा वजन 60, चौक का वजन कितना होगा? हार्डली 10 ग्राम, 20 ग्राम. ठीक है, तो 10 ग्राम मतलब किलोग्राम में कितना हो गया? 0.01. ठीक है, तो अब सपोज इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना छोटा वैल्यू आएगा? वैल्यू आएगा ऑलमोस्ट 0.6. ठीक है, और अगर सपोज मैं चलो अपनी बात हटा देता हूं, मैं यहां से मैं चौक की ही बात करता हूं. यहां पे वैल्यू मैं लिख देता हूं 0.01 kg, दैट इज 10 ग्राम. ठीक है, तो जब अर्थ और चौक का मास मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत बड़ा वैल्यू आएगा. मेरा मास और चौक के मास को मल्टीप्लाई करते हैं बहुत छोटा वैल्यू आएगा. इसलिए मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स चौक पे मुझे दिखता नहीं है. अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा, इसलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ही विजिबल है. ठीक है, तो सिंस
ये दोनों मास का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आता है, ये दोनों मास का प्रोडक्ट बहुत कम आता है, इसलिए यहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, यहां ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है। यहां पे नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब कंसिडरेबल वैल्यू भी नहीं है, यहां पर बहुत ज्यादा, इसीलिए हमको पता चलता है। ठीक है ना। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द मासेस जितना ज्यादा होगा फोर्स ज्यादा, प्रोडक्ट बहुत कम है तो फोर्स भी बहुत कम होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपॉन लिखने का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब नीचे आ जाना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है d, उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स का वैल्यू कम, डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स का वैल्यू ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को ऐसे याद रखना है, एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा इफेक्ट देखने मिलेगा। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इनको मैं ज्यादा दूर कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम। अगर मैं इनको और पास ले आऊं, डिस्टेंस कम कर दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। तो जिसमें वो उल्टे तरह से रिलेटेड होते हैं उनको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। जिसमें सेम तरीके से रिलेटेड है, एक बढ़ाओ तो दूसरा बढ़ रहा है, एक कम करो तो दूसरा कम हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो F is proportional to m1 into m2 upon d square। अभी हमको ये प्रोपोर्शनल साइन हटाना है, तो ऑफ कोर्स हमने पढ़ा कि प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करना होता है। व्हाट आई राइट इज F इज इक्वल टू, कांस्टेंट यूज करता हूं मैं G, ये कांस्टेंट यूज किया और बाकी सब ऐसे लिख दूंगा m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, F is force, m1 is mass of the first object या body या particle, m2 is mass of the second body, d is the distance between them and g is a constant जिसको बोलते हैं universal gravitational constant। This g is a constant, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट वैल्यू ही रहता है, उसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटली इसका वैल्यू फाइंड आउट किया गया है। ये जो g का वैल्यू होता है वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ये हमको फाइंड नहीं करना है कैसे आया, हमको बस याद रखना है कि एक्सपेरिमेंट्स करके इसका वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, और वो इतना आता है 6.673 इंटू 10⁻11। अब ये g का यूनिट क्या होता है, क्या यूनिट रहेगा वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अभी जो फॉर्मूला आया है वो है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये तो F इक्वल टू है, मतलब फोर्स का फॉर्मूला है, मुझे चाहिए g का फॉर्मूला, क्योंकि तभी तो हम यूनिट्स डिराइव कर पाएंगे। तो मैं फॉर्मूला को g के टर्म्स में लेकर आता हूं। तो व्हाट आई डू, d को यहां मल्टीप्लाई करता हूं, d स्क्वायर मतलब, तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी m1 m2। ठीक है, अब m1 m2 को नीचे लेके आ जाता हूं, तो व्हाट विल हैपन, तो एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 नीचे चला गया इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, तो g का फॉर्मूला ये आ रहा है, तो मैं खाली पहले g लिख देता हूं ऐसे, g इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2। अभी इसका यूनिट डिस्कस करते हैं कि इसका यूनिट क्या आएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो मैं लिखता हूं फोर्स का यूनिट न्यूटन। डी स्क्वायर, डी मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो आई विल राइट मीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर का मीटर स्क्वायर अपॉन मास। मास का एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट होता है किलोग्राम, तो पहले वाले मास का किलोग्राम, दूसरे वाले का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम विल बी किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो जी का यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो यहां पे जो वैल्यू आएगा जी का वो रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये यूनिट है जी का, वैल्यू याद रखना है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गया जी का वैल्यू। अब ये जी का वैल्यू तो ये समझ में आ गया, बट ये जी होता क्या है वो अभी हम समझते हैं। तो व्हाट आई डू इज, ये जो फॉर्मूला हमको मिला है जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो इसको ही यूज करते हैं अभी। तो व्हाट आई डू इज, सपोज जो दोनों ऑब्जेक्ट हमने लिया था, अभी यहाँ पे जो डायग्राम बनाया था, ये m1 है, ये m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। तो अगर सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास 1 किलोग्राम है, if m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट जो हमने लिया है दोनों का मास 1 kg है, इसका भी 1 kg है, इसका भी 1 kg है।
अगर उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 1 kg, ये 1 kg, इनके बीच का गैप अगर 1 मीटर है, तो ये सारे वैल्यूज ना हमको इसमें पुट करना है. व्हाट विल हैपन, g इज इक्वल्स टू f डी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. तो m1 भी 1 है, m2 भी 1 है. ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे. 1 का स्क्वायर तो 1 होता है अपॉन 1, तो मतलब g का वैल्यू आएगा इज इक्वल्स टू f. इसका मतलब है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. g इक्वल टू f आया ना, मतलब ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है. कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास 1 kg हो और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो. ठीक है, इसका मतलब है सपोज मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg, इसका भी मास 1 kg है और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है. ठीक है, सो 1 kg का मास, 1 kg का मास, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है. तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एज पर यूनिवर्सल लॉ, एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो F का वैल्यू है वही G है. यहां पर है ना G इक्वल टू F, मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स हैविंग यूनिट मासेस. यूनिट मासेस मतलब जब दोनों ऑब्जेक्ट का वजन 1 किलोग्राम है, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. ठीक है, सो दो ऑब्जेक्ट्स का मास 1 kg ईच, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर जब होगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ये याद रखना है. ठीक है, सो दिस वाज न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसमें से जो मेन फॉर्मूला है वो हमको ये याद रखना है कि F इज इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. ठीक है, F फोर्स है, m1 m2 आर द मास ऑफ द टू बॉडीज, b इज द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ऑलराइट, ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर एक ऑब्जेक्ट का पूरा वेट कॉन्सेंट्रेटेड है. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ऑब्जेक्ट का जहां पर पूरा वेट कलेक्टेड है, अक्यूमुलेटेड है, पूरा वहां वेट उसका जमा है, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है. मतलब सपोज ये जो पूरा बोर्ड है इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब कैसे मिलेगा इस बोर्ड का सेंटर, डायगोनल ड्रॉ करने का, इस एंड से इस एंड तक, फिर इस एंड से इस एंड तक, तो जो इंटरसेक्शन मिलेगा ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे कहीं पर आएगा, तो ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास. ठीक है, अनदर एग्जांपल इज सपोज अगर इफ आई हैव अ बुक और अ डस्टर, तो जो डस्टर है इसका सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा, इसके बीच में. ठीक है, तो ये जो पूरा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है उसका बीच में ये वाला है. तो अगर मैं यहां पे होल्ड करूं तो मैं इसको बैलेंस कर सकता हूं. ठीक है, इट इज इजीली गेटिंग बैलेंस्ड. तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे इस डस्टर का पूरा वेट अक्यूमुलेटेड है या कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट का पूरा वेट जमा होता है उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास. ठीक है, एंड इट इज दैट पॉइंट जहां पर वो ज्योमेट्रिकली मीट करता है. जैसे अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूंगा इसमें भी तो सेंटर में मिलेगा, तो जहां पर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ऑब्जेक्ट का वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है. ठीक है, नाउ सो दिस वाज व्हाट वाज नीडेड फॉर दिस. अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या आता है, और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब जो हमने लॉ पढ़ा था न्यूटन का अभी जस्ट, उसका फॉर्मूला आ रहा था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ठीक है, न्यूटन को ये पता कैसे चला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर लेना है, सिर्फ डी क्यों नहीं लिया. ये तो पता है कि डिस्टेंस बढ़ रहा है तो चलो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होते जा रहा है, या डिस्टेंस कम कर रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डी लिख सकते थे, नीचे डी लिखा तो भी ठीक है. इनको पता कैसे चला कि एफ में जब हम अपॉन में लिखेंगे तो डी नहीं लिखना है, डी स्क्वायर लिखना है. तो डी स्क्वायर कैसे पता चला, इन्होंने केपलर के लॉ को ही यूज करके अपना लॉ पुट फोर्थ किया था. ठीक है, अभी मान लेते हैं सपोज
एक प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज एक प्लैनेट सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो बीच में यहाँ पे सन होगा और यहाँ पे प्लैनेट है, ठीक है। तो आई एम नॉट ड्रॉइंग द सन एंड द प्लैनेट, मतलब जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड कि बीच में सन है, यहाँ पर प्लैनेट है, और ये जो रेडियस जो सर्कुलर पाथ है उसके रेडियस को हम ले लेते हैं आर, ठीक है। तो इस प्लैनेट को एक राउंड करने को जो टाइम जाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो प्लैनेट को एक राउंड करने के लिए, एक रिवोल्यूशन करने के लिए जितना टाइम जाएगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो अभी हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं इसका वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस, एक राउंड जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। तो जो प्लैनेट है, सपोज वेलोसिटी v से घूम रहा है, ठीक है, दैट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन विद द वेलोसिटी v, और एक राउंड करने को टाइम जा रहा है उसको t। तो एक राउंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर। तो सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, राइट। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब 2 पाई r, सरकमफेरेंस जितना कवर किया, अपॉन टाइम इज टाइम पीरियड, बिकॉज एक राउंड करने में जितना टाइम गया उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, तो ये ध्यान रखते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। आई राइट हियर, ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं f, ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। ये याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का है। तो मतलब अब जब प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स तो रहेगा ही। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, सन और प्लैनेट के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या करते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, इसमें ये v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो व्हाट आई डू इज v का वैल्यू मैं यहां डालता हूं, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, F इज इक्वल्स टू m वैसे ही रहेगा, v की जगह लिखेंगे 2 पाई r बाई टी, तो मैं लिखता हूं 2 पाई r बाई टी द होल स्क्वायर, बिकॉज ये v का स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसका भी पूरा स्क्वायर हो जाएगा, द होल अपॉन r वैसे ही रहेगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर करते हैं इसको, तो m, 2 का स्क्वायर इज 4, पाई का स्क्वायर इज पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर इज r स्क्वायर, अपॉन t का स्क्वायर इज t स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ठीक है। अब ये टी स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो बचेगा ऊपर, मैं खाली रीअरेंज कर रहा हूं, 4m पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और r एक साथ आ गए यहाँ पे, टी स्क्वायर और r। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, यहाँ पे हम ये r को कैंसिल कर सकते हैं, बट आई एम नॉट कैंसिलिंग इट। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह में r से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं वो थोड़े स्टेप में समझेगा। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय r विल गेट 4m पाई स्क्वायर, r स्क्वायर इंटू r, तो ये हो गया r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, और r इंटू r, तो r स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई किया, तो r स्क्वायर इंटू r इज r क्यूब, r इंटू r इज r स्क्वायर। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम रीअरेंजिंग इट, तो 4m पाई स्क्वायर अपॉन ये r स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया, और यहां न्यूमरेटर में बचा r क्यूब, डिनोमिनेटर में बचा t स्क्वायर, तो मैं इनको एक ग्रुप में लिख रहा हूं r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, ठीक है। नाउ इफ यू लुक, हमने टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इक्वल टू के वो कांस्टेंट रखा था, केपलर के थर्ड लॉ से मिला था वो, ठीक है। दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज क्यूब ऑफ द इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब के है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर क्या होगा, 1 अपॉन के, उल्टा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे, टी स्क्वायर बाय आर क्यूब के है, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर होगा 1 अपॉन के, तो राइट ये हम लिख रहे हैं एफ, तो एफ इज इक्वल्स टू 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वैसे ही है, और यहां पर आर क्यूब बाई टी स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन के, ठीक है। अब के तो कांस्टेंट है, अभी ध्यान से देखना इस स्टेप में, 4 कांस्टेंट है, नंबर है, m मास ऑफ द प्लैनेट वो तो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट है, पाई भी एक नंबर है 3.14 व्हाटएवर, ये भी कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है, मतलब ये सब तो कांस्टेंट है। क्या चेंज हो सकता है, आर स्क्वायर। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं आई एम अरेंजिंग दिस 4m पाई स्क्वायर बाय के, ठीक है। 4m पाई स्क्वायर बाय के एक जगह लिख दिया, और बचा यहां पे 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पूरा ब्रैकेट तो कांस्टेंट है, 4m दैट इज मास, पाई एंड के आर नॉट गोइंग टू चेंज, so I can write this as constant
अपॉन 1 तो वैसे ही है, नीचे आर स्क्वायर, ये है फोर्स। अब जब कांस्टेंट हटाऊंगा, जब हम प्रोपोर्शनल साइन हमारे पास होता है, जब इक्वल टू लिखना होता है तो कांस्टेंट लिखते हैं, जब मुझे कांस्टेंट हटाना है तो इक्वल टू भी हटा दूंगा, तो ये क्या बनेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब अभी कैसा होता है, जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल टू लिखेंगे तो कांस्टेंट यूज करने का, मैंने उल्टा प्रोसेस किया है, इक्वल टू हटा के प्रोपोर्शनल लिखा तो कांस्टेंट भी हटा दूंगा, तो बचा 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाले पार्ट से न्यूटन को पता चला कि जो फोर्स है ना मेरा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये लॉ पुट फोर्थ करना चाहते हैं, उसमें 1 अपॉन आर स्क्वायर आना चाहिए, और 1 अपॉन आर स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए उस लॉ में उन्होंने F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर लिया था। ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर था इसीलिए लिया, बिकॉज उनको इससे पता चला कि डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ आर नहीं आया। अगर सिर्फ आर आया होता तो उन्होंने यहां पर सिर्फ डी लिया होता, बट आर स्क्वायर आया इसलिए उन्होंने यहां पे डी स्क्वायर लिया, एंड दिस इज हाउ ही मैनेज टू फॉर्मुलेट दैट लॉ। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये याद रखना है, इस तरीके से न्यूटन ने केपलर के लॉ को पढ़ के अपना लॉ पुट फोर्थ किया था, and he managed to give us the formula F equal to g m1 m2 upon d square। ठीक है, so we'll stop here in this video। हमने चैप्टर का तीसरा पेज केपलर्स लॉ वाला चौथा पेज किया है, 5वें पेज तक किया है। तो गो थ्रू द टेक्स्ट बुक वेरी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से पढ़ना। कुछ डाउट होगा तो यू कैन जस्ट कीप कलेक्टिंग दोज डाउट्स, एंड मे बी अगर कुछ नहीं समझा यू मे वॉच द वीडियो अगेन। इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। ठीक है, it's very important that you read the textbook. All right, so that's it for this video. We'll continue in the next video. Thank you and bye bye.